लास्ट क्लास में हमने ये कंडक्टिविटी डिस्कस किया था, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और सेल कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अभी हम एक टॉपिक और करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है द कंडक्टिविटी ऑफ अ solution contained between two electrodes with uh, with respect to its concentration। इसको सिंबल बनाया जाता है ये लैम्डा एम। अब लैम्डा तो आपने जो बनाया था वो ऐसे होता था, ऐसे होता था ना लैम्डा, इस तरीके से। ये कैपिटल लैम्डा होता है, ए जैसे बनाते हैं, बीच में लाइन मत बनाओ। लैम्डा एम सिंबल है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है। तो इट इज द कंडक्टिविटी of a solution conductivity of a solution per unit concentration contained between two electrodes। तो कंडक्टिविटी को अगर हम डिवाइड करते हैं कॉन्सेंट्रेशन से तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है। यानी लैम्डा एम कैलकुलेट करने के लिए कापा, जो कि आपकी कंडक्टिविटी है, उसे मोलारिटी से डिवाइड करना है। ठीक है। कापा का यूनिट जो होगा वो साइमन पर मीटर होगा और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होगा। ठीक है। अब एक मोल पर लीटर में है, लीटर ऐसा यूनिट होता नहीं है, मीटर ऐसा यूनिट होता है। तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर थाउजेंड से डिवाइड करते हैं। हाँ, तो इससे क्या होगा, ये जो लीटर है ना, दिस लीटर, ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, पर मीटर क्यूब। तो कैंसिल कर कर आके जो लैम्डा एम का यूनिट निकल कर आएगा वो आएगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है। और अगर कौन से जो कंडक्टिविटी है कापा है वो साइमन पर सेंटीमीटर में हो, कापा अपॉन सी, ये हो साइमन पर सेंटीमीटर में, और ये तो मोल पर लीटर में ही होता है हमेशा, कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी। तो अब हम क्या करेंगे, थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, उससे लीटर जो है, ये जो लीटर है ये मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा तो यूनिट क्या निकल कर आएगा, यूनिट आएगा साइमन सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये ध्यान रखना कि अगर कंडक्टिविटी साइमन पर मीटर में है तो नीचे थाउजेंड लगाओगे, और साइमन पर सेंटीमीटर है तो ऊपर थाउजेंड लगाओगे। ये फॉर्मूला हो गया कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक और देखना था हमें, कंडक्टिविटी इन मेटल्स या सॉलिड्स वर्सेस कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है। तो पहला क्या है इसमें, कंडक्टिविटी इन मेटल्स जो है वो किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, और ये किस वजह से होती है? इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, ये आयंस की वजह से होती है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन वैलेंसी ऑफ एटम। ठीक है, थर्ड, it decreases with increase in temperature। टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होती है कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से। आई डोंट नो आपने अगर उस चैप्टर में पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा अभी तक, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला फिजिक्स का चैप्टर है, बट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूँ इसके अंदर आपको, एक मिनट। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो टाइप ऑफ आयंस और उसकी वैलेंसी दोनों पे डिपेंड करती है। कौन से आयंस है, उनकी वैलेंसी क्या है, एंड इट आल्सो सर आप डिपेंड्स एक ऑन। बार थोड़ा ऊपर दिखा देंगे? हाँ, एक यही बस, ये और ऊपर। सर थोड़ा और ऊपर। मोलर कंडक्टिविटी वाला पार्ट देखना है आपको। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो इट डिक्रीजेस इंक्रीज इन टेम्परेचर, उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। तो नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाते हैं कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन, ये कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले पार्ट ए इसमें लिख देते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आयोनाइज नहीं होगा। पार्ट बी इसके अंदर लिख दो, साइज ऑफ आयंस। जितने बड़े आयंस होंगे उतनी मोबिलिटी कम होगी उसकी, सॉरी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। साइज ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। अगर छोटे आयंस होंगे तो उनकी हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, वाटर से बाइंड कर जाएंगे और मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा पार्ट सी, नेचर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी कितना पोलर है सॉल्वेंट ऑलरेडी, या कितना नॉन पोलर है, और उसकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी कि अगर वो कम विस्कस होगा तो आयन ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे ना, तो विस्कोसिटी कम होने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उसके बाद पार्ट डी इसमें लिख सकते हो, और किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितना ज्यादा आयंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट की, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और पार्ट इसमें, अच्छा एक थर्ड हम ये और लिख देते हैं, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे कंडक्टिविटी तो थी, जो मेटल्स में कंडक्टिविटी थी वो तो घटती थी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से। इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो इट इज ड्यू टू द increased mobility of ions।
या इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस। तो जितना तेजी से आयंस मूव करेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल एंड कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, उसके बाद अगला डिफरेंस है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये देख लो जरा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता भी एग्जाम में, आ भी चुका है कई बार। कंडक्टिविटी यानी कापा और दूसरा मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस है कि कंडक्टिविटी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस के साथ बढ़ती है। एक्चुअली डिफरेंस कुछ नहीं है इसके अंदर, हाँ सॉरी, डिफरेंस तो बेसिक ही है। डिफरेंस नहीं लिखना इसके बीच में ना, हमें ये लिखना है इफेक्ट। इसे मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। इफेक्ट ऑफ concentration of ions on conductivity and molar conductivity। concentration of solution का क्या impact होता है। तो इसे मैं हेडिंग जरा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट concentration on conductivity and molar conductivity। ठीक है, तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन का क्या फर्क होता है, अगर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से दोनों चीज़ों पे क्या फर्क पड़ता है। कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी पे ये इम्पैक्ट होता है कि इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? कंडक्टिविटी आयंस पे डिपेंड करती है, जितने ज्यादा आयंस होंगे पर यूनिट वॉल्यूम उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी हम लिखेंगे इट इंक्रीजेस with increase in the concentration of electrolyte। ठीक है, बिकॉज this is because of increase this is because of increase in concentration of ions per unit volume। क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, जितने आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। ठीक, अब मोलर कंडक्टिविटी समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझानी पड़ेगी कि लैम्डा एम जो है उसका फॉर्मूला कापा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो अगर तुम एक चीज समझो, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा, अभी तुमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है, सॉरी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये चीज तुमने देख ली। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा
कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कापा इंक्रीज होगा। इस फॉर्मूले में देखोगे अगर तो न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो लैम्डा एम भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन ही है, इसको बढ़ाऊंगा तो ये डिक्रीज होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से लैम्डा एम डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन का अगर डायरेक्ट सिर्फ इस फॉर्मूले के हिसाब से इम्पैक्ट देखूं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिनोमिनेटर में, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना लैम्डा एम डिक्रीज होगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कापा इंक्रीज भी तो होता है, तो अगर कापा इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो रही हैं लैम्डा एम के साथ, इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है? ओवरऑल इम्पैक्ट जो होता है वो डिक्रीज होता है। ओवरऑल इम्पैक्ट डिक्रीज इसलिए होता है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की वजह से जो कापा में इंक्रीज आता है वो इंक्रीज उतना ज़्यादा नहीं होता जितना वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, जितना डाइल्यूशन की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंज आ जाता है। दो इफेक्ट जो थे ना, अगर मैं ऊपर वाले इफेक्ट को नंबर 1 बोल दूँ, नीचे वाले इफेक्ट को नंबर 2, तो नंबर 2 डोमिनेट करता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीज इज मच बिगर देन लैम्डा कापा का इंक्रीज। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको फॉर्मूले को जैसे और थोड़ा समझने के लिए ना हम ऐसे भी बना सकते हैं कि लैम्डा एम जो है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को 1 ले लें, ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 है, 1 मोल है। ठीक है, या हम ऐसे लिख देते हैं फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो लैम्डा एम जो है तुम्हारा वो कापा अपॉन सी होता है। सी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर नंबर ऑफ मोल को 1 लिख देंगे तो 1 अपॉन वॉल्यूम बन जाएगा, तो ये कापा एम टू वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अब डाइल्यूट करने की वजह से जितना सॉरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की वजह से जितना डाइल्यूट करने से जितना कापा डिक्रीज होगा उससे ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो रीज़न मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मोलर कंडक्टिविटी decreases with increase in concentration. Increase in concentration because the total मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन लिखना था मैंने उल्टा, मतलब सही लिखा है लेकिन ये एक्सप्लेनेशन जो आगे की है उसके हिसाब से ही होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है बिकॉज द टोटल वॉल्यूम of solution contain 1 mole of electrolyte also increases. Volume of solution increases dilute करने से। ठीक है, the decrease in kappa on dilution is more than compensated by increase in volume। तो डाइल्यूट करने से कापा जितना डिक्रीज हो जाता है उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो कापा का डिक्रीज उतना ज्यादा नहीं होता, वॉल्यूम का इंक्रीज जितना ज्यादा होता है। इसी वजह से डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है और कंडक्टिविटी
घटती है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, कापा और दोनों का मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन उल्टा है। कापा बढ़ता है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से, लैम्डा एम घटता है। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। आई होप इतना क्लियर है। अच्छा, अब जो टॉपिक हमें करना है वो मोलर कंडक्टिविटी की ही बात करेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैसे काम करती है, क्या फर्क होता है, तो इसको समझाने के लिए पहले मैं एक ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पर आपको, और फिर उसको उसी ग्राफ को यूज करके आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन होती है, अच्छा वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, द या फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बताता हूँ। पहले हम ले लेते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मोलर conductivity is governed by an equation. I will write that equation. Our conductivity is governed by an equation. This equation is lambda m is equals to lambda m naught a c की पावर हाफ। ठीक है, ये इक्वेशन। अब इसके अंदर क्या क्या मतलब है, लैम्डा एम का मतलब क्या है, लैम्डा एम नॉट का मतलब क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो लैम्डा एम तो आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट को कहते हैं हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सी कॉन्सेंट्रेशन है, पावर हाफ बेसिकली इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू एम एक्स सी प्लस सी से कंपेयर करूँ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो y एक्सिस पे आप देख रहे हो क्या आ रहा है, y एक्सिस पे आ रहा है लैम्डा एम, तो यहाँ मैंने लगा दिया लैम्डा एम। ठीक है, उसके बाद x एक्सिस पे एम एक्स ये है तुम्हारा, तो x एक्सिस पे क्या आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर हाफ। ठीक है, और क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, माइनस ए है, देखो स्लोप, स्लोप की वैल्यू देखिए नेगेटिव ए, दिस इज योर स्लोप। तो जो लाइन ड्रॉ की जाएगी मोलर कंडक्टिविटी की, वो इस तरह की लाइन आएगी, वो डिक्रीज होगी टाइम के साथ। ठीक है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा हम उल्टी डायरेक्शन में लाइन को बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, देखो क्या होता जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन घटा रहा हूँ, सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। मैं फिर से बताता हूँ, देखो कॉन्सेंट्रेशन घटा रहा हूँ, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं बिल्कुल जीरो तक ले जाऊंगा, तो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो जहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी आकर मिल रही है, ये मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर मोलर कंडक्टिविटी हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड द सी concentration has become zero। ठीक है, concentration obviously actually can never become zero। अगर आप किसी चीज के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हो, जैसे ग्लास के अंदर आपने सॉल्ट डाल दिया, अब उस ग्लास में कितना भी पानी डालो, चाहे उस ग्लास के पानी को आप टैंक में ट्रांसफर कर दो, पूरे पानी 1000 लीटर के टैंक में ट्रांसफर कर दो, कॉन्सेंट्रेशन जीरो थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि सॉल्ट जो आपने डाला है वो तो रहेगा ही ना। चाहे आप उसे पूरी नदी के अंदर मिला दो, नदी के बराबर पानी हो, नदी के सॉल्ट नहीं है, मान लो नदी के अंदर कोई प्योर वाटर है बिल्कुल विदाउट एनीथिंग एल्स, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन तब भी जीरो नहीं हो, सॉल्ट तो हमेशा रहेगा। लेकिन अगर एक चम्मच सॉल्ट को तुमने एक ग्लास में मिलाया था और उसकी जगह तुमने 1000 लीटर के टैंक में डाल दिया उसे, तो कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल तो हो सकती है ना।
तो हम यहाँ पे जीरो से मिलाने का ये जो पॉइंट यहाँ पर बन रहा है बेसिकली, इसका मतलब ये नहीं है कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल में जीरो हो गई, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज अप्रोचिंग जीरो, नियरली जीरो हो गई। तो ये मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, इस मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन पे जो वैल्यू होती है मोलर कंडक्टिविटी को, उसी को बोलते हैं लैम्डा एम नॉट, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो। इस केस में स्लोप जो है वो आपका माइनस ए है, वो मैं अभी लिख ले रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन घटाते हैं वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बट द इंक्रीज इज नॉट वेरी मच। यू कैन सी आई कुड हैव मेड दिस ग्राफ लाइक दिस बट आई डिड नॉट। मैंने लाइन को थोड़ा सा फ्लैट बनाया, इनफैक्ट मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और फ्लैट बना सकता हूँ ऐसे, क्योंकि लाइन इससे भी ज्यादा फ्लैट होती है कंपैरेटिवली, इतनी भी नहीं होती, इतनी फ्लैट होती है, यानी कि बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आता कॉन्सेंट्रेशन घटाने से मोलर कंडक्टिविटी। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं। जैसे यहाँ पे KCl के लिए ग्राफ बनाया होता मान लो, तो KCl पहले ही बहुत डिसोसिएटेड होता है लो कॉन्सेंट्रेशन पे, सॉरी हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो उसमें पानी मिलाओगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो और ज्यादा डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो पानी मिलाने से और ज्यादा डिसोसिएट नहीं हो जाएगा, डाइल्यूट करने से जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। तो इसलिए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है बट स्मॉल एक्सटेंट। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस with dilution to some extent. Okay, this is because the strong electrolyte are already dissociated even at high concentrations. ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशंस पे भी वो काफी हद तक डिसोसिएटेड ही होते हैं, तो इसलिए उनमें कोई ऐसा खास फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे डिसोसिएटेड नहीं होते। ठीक है, तो उसके अंदर जब आप पानी डालते हो, उसे डाइल्यूट करते हो, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होना शुरू होता है। जैसे मान लो यहाँ पे था ये कॉन्सेंट्रेशन, ग्राफ में देखना आप जरा ध्यान से, जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन घटाऊंगा वैसे वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो हो जाएगी ना, तो वो एकदम से शूट कर जाएगी ऊपर की तरफ, और ऐसे ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी लाइन। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन पे आ जाते हैं, तो इतनी लो कॉन्सेंट्रेशन पे आकर जो इतनी लो कॉन्सेंट्रेशन पे आकर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एकदम से बहुत ज्यादा डिसोसिएट होना शुरू हो जाता है। पहले डिसोसिएटेड नहीं था, अब अचानक से बहुत ज्यादा उसका तेजी से डिसोसिएशन शुरू हो जाएगा, और उस डिसोसिएशन होने की वजह से बहुत सारे आयंस प्रोड्यूस होंगे, और जब बहुत सारे आयंस प्रोड्यूस होंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो इस केस में देखो, क्योंकि ये लाइन टच ही नहीं कर रही लैम्डा एम वाली लाइन को, तो लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे मैंने देखा था ब्लू वाली लाइन जहां पे टच कर रही थी, इस पॉइंट को मैंने बोला था लैम्डा एम नॉट होता है, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है, जैसे मान लो ये उसके लिए ले लिया हमने, CH3COOH होता है इथेनॉइक एसिड, या हमने पिछले साल भी पढ़ा था कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो इसके लिए लाइन है, तो इसके लिए ये लाइन जब टच ही नहीं करेगी वाई एक्सिस को, तो हम
वाई इंटरसेप्ट निकाल नहीं पाएंगे, यानी लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस केस के अंदर हम निकाल नहीं पाएंगे, तो इसको निकालने का अलग तरीका होता है, उस पर हम आएंगे अभी थोड़ा टाइम। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, as the concentration decreases या dilution होता है जैसे जैसे, the molar conductivity also decreases. Slowly, शुरू में slowly होता है, ठीक है, but when the concentration gets very low, the increase the molar conductivity lambda m increases very rapidly due to the dissociation, due to the sudden dissociation of electrolytes. Of weak electrolytes. ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का सडन डिसोसिएशन की वजह से एकदम से इंक्रीज होती है। द the plot becomes almost parallel to the y-axis। हाँ जी, ठीक है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, इससे पहले ना मुझे एक डेफिनेशन लिखवानी थी छोटी सी जो रह गई। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैंने आपको बता तो दिया था, जब कॉन्सेंट्रेशन नियरली जीरो हो जाती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी की, उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन मैं डेफिनेशन भी आपको लिखवा देता हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, लिमिटिंग मोलर